हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 23 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि नीति आयोग के सदस्य हैं VK पॉल, नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने एक बात कही है कि बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। यहाँ पे ये बात बोली है। तो यहाँ बताया गया है कि नए स्ट्रेन का भारत में अभी तक कोई केस नहीं मिला है। ये जो नया स्ट्रेन बताया गया था, जो ब्रिटेन के अंदर अभी नया स्ट्रेन इसका मिला है, जिसके कारण भारत में कई सारे एहतियात और बढ़ते गए हैं। फ्लाइट्स पर रोक लगा दी ब्रिटेन से आने वाले जितनी भी फ्लाइट्स हैं। तो उसको लेकर के भारत में बोला गया है कि नई SOP जारी की है सरकार ने और कहा है कि भारत में इस प्रकार कोई स्ट्रेन का मामला भी नहीं दर्ज किया गया है। ये देख सकते हैं, वैक्सीन ले रहे हैं जो बाइडेन साहब, यहाँ पे USA के नए प्रेसिडेंट जो हैं, यहाँ पे उनकी पिक्चर है ये। तो नीति आयोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला है कि बच्चों को ये टीका नहीं दिया जाएगा। नाम याद रखिएगा, VK पॉल नीति आयोग के एक सदस्य हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है PM मोदी साहब को एक अवार्ड दिया, एक पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम है, ये अमेरिका की तरफ से पुरस्कार दिया गया है, इसका नाम है लीजन ऑफ मेरिट। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लीजन ऑफ मेरिट PM मोदी साहब को दिया गया है। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दिया है अभी, जो कि वर्तमान में USA के प्रेसिडेंट हैं। तो उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात बन जाती है लीजन ऑफ मेरिट। पेज नंबर में बात बताई गई है कि देश को भाया UPI साल भर में 180% बड़ा भुगतान। तो मतलब UPI का जो यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया कोविड-19 के दौरान, क्योंकि आपको पता है सारा कुछ लॉकडाउन था, लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे थे। तो बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाओं का यूज किया गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया गया, यूट्यूब बहुत ज्यादा देखा गया। तो ये कई सारी चीजें चर्चाओं में रही। तो UPI की बात की जा रही है, तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। क्या मतलब है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस? काम क्या करता है ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है? रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि यदि आपने यहाँ पे अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को पैसे भेजे 10,000 रुपये, राइट, तो ये विद इन 1 मिनट और 2 मिनट ये उनके पास पहुंच जाते हैं पैसे। इसका मतलब होता है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। एक सिस्टम होता है जैसे कि आपने चेक जमा कराया, चेक हो सकता है 3 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, आप कराते हैं चेक जमा पैसे भेजने के लिए, तो वो रियल टाइम पे काम नहीं करता है। लेकिन ये जो है UPI, ये रियल टाइम बेसिस पे काम करता है। जैसे कि NEFT होता है, NEFT रियल टाइम बेसिस पे काम नहीं करता है, इसमें टाइम लग जाता है काफ़ी। लेकिन आपने RTGS का नाम सुना होगा, RTGS रियल टाइम बेसिस पे काम करता है। जैसे ही आप पेमेंट भेजते हो और आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये है UPI को डेवलप करने का काम किया था, ये किया था NPCL ने। NPCL का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसका है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCL जो है, इसके फाउंडर हैं, ये है RBI। तो RBI के द्वारा ही बनाया गया है NPCL। और UPI को रेगुलेट कौन करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, RBI के द्वारा UPI को रेगुलेट किया जाता है। मतलब कि ये नियम कायदे गाइडलाइन देने का काम करता है इसको RBI, किसको? UPI को। और NPCL ने इसे डेवलप किया है, किसको? UPI को। और NPCL को किसने, मतलब किसने बनाया है? तो वो है RBI। तो ये आप सिस्टम थोड़ा याद रखिएगा, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती हैं सारी की सारी चीज़ें। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात बताई गई है कि साइबर अपराध भारत के अंदर, क्या दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं अभी, क्योंकि सारी चीज़ आप जानते हैं कि साइबर स्पेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है आजकल, मतलब इंटरनेट का यूज इतना ज़्यादा हो गया है। एजुकेशन, कोई भी हम जो मतलब अपन शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं। तो साइबर अपराध भी यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो इसको डील करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए अभी CBI को ही पावर दी गई है कि वो साइबर अपराध के मामलों में जांच कर सकेगी CBI। तो ये बात बताई गई है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। CBI एक बहुत ही बड़ी केंद्र स्तर पर संस्था है, जो कि इस प्रकार, मतलब जो भी गलत मामले होते हैं, जो जहाँ पे भी मतलब आपराधिक जो गतिविधियाँ होती हैं बड़े स्तर की, तो वहाँ पे CBI जांच करने का काम करती है। तो उसको साइबर अपराध के लिए भी इसको अभी काम दे दिया गया, मतलब तो CBI की जांच के दायरे में आएगा अभी साइबर अपराध। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है, ये है राममूर्ति, भारतवंशी है राममूर्ति। तो राममूर्ति जी को बाइडेन साहब, जो कि नए राष्ट्रपति बन गए अभी USA के, वहाँ पे राष्ट्रीय आर्थिक परिषद, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के उपनिदेशक बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? डेप्यूटी डायरेक्टर, यानी कि उपनिदेशक किसको बना दिया है? राममूर्ति साहब को, राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का। तो नाम पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर।
पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। LIC के अंदर, LIC जीवन बीमा निगम ने हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, मतलब LIC का ही विंग है हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई हैं ट्रेनी और असिस्टेंट मैनेजर की। तो ये कुछ वैकेंसी निकाली हैं यहाँ पे, इसके लिए आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आप देख लीजिए जाके, आप जहाँ भी फिट होते हैं इसके अंदर स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसीज हैं। न्यूनतम 24 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष की उम्र के लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर इंटरेस्ट है इसमें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, देख लीजिए वेबसाइट पर जा करके। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। एक पेज नंबर 3 पे बात की गई है। काजरी का नाम आपने सुना होगा, जोधपुर के अंदर बहुत ही फेमस है। इसका नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। काजरी का फुल फॉर्म है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसका एक केंद्र है, काजरी का ही एक केंद्र। इसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे ओपन किया गया है? ये ओपन किया गया है लेह के अंदर। तो इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, लेह यानी कि लद्दाख की बात की जा रही है जी। तो लेह में उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। कृषि को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इनका नाम पता होना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। यहाँ पे इन्होंने वर्चुअल इसका उद्घाटन किया है काजरी के क्षेत्रीय केंद्र का लेह के अंदर। तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है कि माउंट आबू में इस बार शरद महोत्सव नहीं मनाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये हर वर्ष माउंट आबू के अंदर बनाया जाता है सर्दियों के समय में। शरद मतलब सर्दियाँ, तो इस बार वो नहीं मनाया जाएगा कोविड-19 के कारण। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। डॉक्टर विभूति भूषण शर्मा है अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान सरकार के। तो आप मेरे को राजस्थान में महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रहे हैं ये, कि स्वास्थ्य को लेकर के जैसे कि हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 21 है, बहुत ही वाइड है ये अनुच्छेद 21। तो उसमें स्वास्थ्य, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, संरक्षण की बात की जाती है। तो उसमें हेल्थ भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा जब हम DPSP की बात करते हैं तो अनुच्छेद 47 आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे तंबाकू, शराब इत्यादि का निषेध और स्वास्थ्य को मतलब बेहतर स्वास्थ्य को प्रमोट किया जाता है, पोषण को प्रमोट किया जाता है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। इसके अलावा अनुच्छेद 39C, 41, 43 यहाँ पे बताया गया है इनके द्वारा कि इनको यदि हम एक साथ देखते हैं, अनुच्छेद 21 के साथ इनको देखते हैं, 39 अनुच्छेद 41 और 43 को, यानी कि 39, 41 और 43 अनुच्छेद DPSP का भाग है। भाग 4 के अंतर्गत आता है ये अनुच्छेद 39, 41, 43 DPSP के तहत। इसको यदि हम 21 के साथ जोड़ करके देखते हैं तो बहुत हमें व्यापक चीज़ें पता लगती हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, 39C, 41 अनुच्छेद और 43 अनुच्छेद किसके बारे में बात करते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये बता रहे हैं कि जरूरी है स्वास्थ्य का अधिकार कानूनी रूप से। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 के तहत इसके बारे में कई सारी बात की गई है। मतलब अनुच्छेद 21 बहुत ज़्यादा वाइड है अपने आप में, तो इसके तहत भी कवर किया जाता है। अनुच्छेद 47 के तहत भी कवर किया जाता है। तो ये सारी कुछ चर्चाएं की गई हैं। तो इन अनुच्छेद के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं ये, आपसे कई बार रिपीटेडली पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। तो आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन तीनों अनुच्छेद के बारे में, 41, 43 और 21। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे टोक्यो के अंदर, लेकिन कोविड-19 के कारण उनको पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये बता रहे हैं कि 1 साल की देरी से 22% बजट बढ़ गया है इनका, यानी कि 15 अरब 40 करोड़ डॉलर खर्च होंगे अभी टोक्यो के जो ओलंपिक होने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक कब होंगे, तो 2021 में होंगे। 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 कारण को पोस्टपोन करके 21 में कर दिया गया है। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये एक लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट 2019। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण से 18% मौतें हो रही हैं। ये बताया गया है कि कितना घातक है वायु प्रदूषण। और ये देखिए आप यहाँ पिक्चर देखिए आप, किस प्रकार से नोट दिखाया गया है और ये चिमनी में से धुआं निकल रहा है। इसका मतलब कि GDP को भी नुकसान कर रहा है वायु प्रदूषण जो है, एयर पॉल्यूशन GDP को भी प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि तकरीबन 1.4% का नुकसान हुआ है GDP में 1 साल के अंदर। तो ये कुछ चर्चाएं बात की जा रही हैं कि इस प्रकार से हमें कैसे डील करना है एयर पॉल्यूशन को लेकर के। दुनिया भर के अंदर बहुत बड़े चैलेंज हैं ये चीज़ें लेकर के। तो लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ रिपोर्ट 2019 में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि लैंसेट क्या है। तो ये एक प्रकार की रिपोर्ट इसमें पब्लिश होती है, पेपर पब्लिश होते हैं इसमें। ये
इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि नासा ने क्या किया है कि नासा अंतरिक्ष में सैटेलाइट लेकर जाता है और लोगों के नाम भी लेके जाता है। जैसे कि आप अपना नाम दे दीजिए तो वो नाम लेके जाएगा अंतरिक्ष के अंदर, उनका सैटेलाइट जो है उसके लिए वो फीस या चार्ज अपने वसूलते हैं नासा। तो उसी की तर्ज पर भारत में स्टार्ट किया गया है क्या, SD सैट। SD सैट का नाम क्या है, सतीश धवन जो है SD सैट का नाम है, ये नाम याद रखिएगा आप, सतीश धवन सैट। तो नासा की तर्ज पर ये पहला है, भारत में निजी क्षेत्र का पहला उपग्रह है, ये भारत में निजी क्षेत्र का पहला उपग्रह है, इसका नाम है सतीश धवन सैट यानी SD सैट। तो ये लोगों के नाम लेकर के जाएगा अंतरिक्ष में, जैसे कि नासा लेके जाता था, नासा के द्वारा किया गया था लोगों के नाम लेकर के जाना ऊपर। तो ये भी ऐसा करने जा रहे हैं। इसके लिए PSLV C51 का यूज करेंगे। ये क्या है, यह व्हीकल है यानी कि वाहन है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C51। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि इस व्हीकल का यूज करके ये जो SD सैट है भेजा जाएगा, उसके साथ में नाम भेजे जाएंगे लोगों को और उन लोगों से कुछ फीस, कुछ चार्जेस वसूल किए जाएंगे। तो ये कुछ इसके अंदर बातें की जा रही हैं, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।